आज का जो एजेंडा है हमारा वो है, सबसे पहला जो काम है, पौने 2 घंटे की क्लास है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इश्यूज फ्रेम कैसे किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विवाद के जो विषय होते हैं सिविल क्रिमिनल दोनों में ही होते हैं। ठीक है, सिविल में हम उन्हें बोलते हैं क्या, विवादक प्रश्न या वाद प्रश्न, और क्रिमिनल में हम उन्हीं को बोलते हैं आरोप बोलते हैं। लेकिन जब जजमेंट में उसको, जब आरोप को ब्रेक करके बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं विचारणीय बिंदु, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, विचारणीय बिंदु। ठीक है, अब ये बताइए, सिविल का जजमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीपीसी पढ़ी है? ऑफलाइन वाले बता दो और ऑनलाइन वाले बता दें जिन्होंने सीपीसी पढ़ी है। सीपीसी कितनों ने पढ़ी है? नहीं, कहीं पे भी सीपीसी पढ़ी होनी चाहिए। सेल्फ, बाकी बाकी सीपीसी नहीं पढ़ी आप लोगों ने? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितनों ने पढ़ा है? पहले पढ़ी है यहाँ नहीं, यहाँ से मतलब नहीं है, आपने सीपीसी पढ़ी है। चलिए, हाँ, दूसरा बताइए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितनों ने पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। टीपीए कितने पढ़ा है? पढ़ा है। एसआरए, क्योंकि देखो क्या होता है, हम सीखने जा रहे हैं सिविल का जजमेंट। ठीक है, सिविल का जजमेंट इन 3-4 मेन सिविल लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप ठीक है फॉर्मेट सीख जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप लॉ अप्लाई करना, मार्शलिंग और एप्रिसिएशन दो बातें होती हैं। ठीक है, मार्शलिंग में तो कोई इशू नहीं है, सीख जाएंगे, लेकिन जो एप्रिसिएशन है वो आप कब सीख पाएंगे? जब आपने ये सारे लॉ पढ़े हुए हैं, जब आपका जो है इन सारे लॉ पे कमांड है, तब। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी, अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि सर एक्चुअली कहां ले जाना चाह रहे हैं, और अगर पढ़ा नहीं है वाली कंडीशन थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी जिनका मेंस का एग्जाम है उनसे तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें तो पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करे हैं तो, है ना, तो उनको तो समझ में आ ही जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने अभी सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो एकदम से हेक्टिक मत होना। क्या कि अरे सर समझ में ही नहीं आया, सर कौन सा लॉ अप्लाई कर दिया आपने, क्या कर दिया, है ना, एकदम से हेक्टिक मत होना। अभी जितना समझ में आए उतना समझना, जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे ना, और अभी जो मैं लिखाऊंगा, है ना, जो फॉर्मेट पढ़ूंगा, ये जब लिखे रखे रहेंगे आपके पास, फिर ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ चुके होंगे, फिर जब उनको इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीजें समझ में आ जाएंगी कि सर ने उस टाइम पे ये यहाँ क्यों लिखवाया था या क्यों बताया था। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वाद प्रश्न की विरचना कैसे की जाती है। ठीक है, विवाद के जो विषय हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, किसके बिहाफ पे बनाए जाने चाहिए, कैसे कैसे बनाए जाने चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सूट्स होते हैं जनरली सिविल नेचर के, उसमें हर एक में किस टाइप के कौन कौन से बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा दूंगा। क्योंकि जो जैसे विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम का वाद है, तो उसके कुछ वाद प्रश्न फिक्स होंगे, वो बनेंगे ही बनेंगे सब में, उसके अलावा एक दो जो एक्स्ट्रा बनेंगे वो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसी प्रॉब्लम आएगी वैसे उसमें एड ऑन और कर देंगे हम। ठीक है, और एक लास्ट वाला फिक्स होगा, कौन सा वाला, सहायता व व्यय, वो भी फिक्स होता है, और कुछ में लिखवाऊंगा वो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए वाद प्रश्न। ठीक है, वाद प्रश्न क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने जैसा कि बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था, सिंपल सी बात है, होता क्या है, ये पानी की बोतल है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ शायद, एक बार और, ये पानी की बोतल है, मैंने कहा, मैं कह रहा हूं ये पानी की बोतल है, आप सब कह रहे हैं कि यस सर ये पानी की बोतल है, कोई विवाद उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ये पानी की बोतल है, आप कह रहे हो नहीं सर हमको तो ये कांच का ग्लास दिख रहा है, विवाद उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? विवाद का विषय यही है, वादी एक बात कहकर आएगा कि मैं इस संपत्ति का स्वामी हूं, प्रतिवादी ने यदि स्वीकार कर लिया तो विवाद उत्पन्न ही नहीं हुआ। वादी कहेगा मैं संपत्ति का स्वामी हूं, प्रतिवादी कहेगा भाई आप जो इस संपत्ति के स्वामी नहीं हूं, इस संपत्ति का स्वामी या तो मैं हूं या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, बट आप नहीं हो, विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, वादी और प्रतिवादी के बीच। हमको ये पता कैसे चला, हमको कैसे पता चला, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जज बन जाएंगे तब भी आएगी, जज बन जाएंगे तो दोनों एडवोकेट देंगे, वादी की तरफ का एडवोकेट वाद पत्र फाइल करेगा, और उसके जवाब में एडवोकेट जो है प्रतिवादी का जवाब दावा फाइल करेगा, डब्ल्यूएस फाइल करेगा, दोनों को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में
किन पक्षों पे किन बातों पे विवाद है और किन बातों पे पार्टीज एग्री करती हैं। जो एग्रीज करती हैं वो सेकंड पैरा में हम लिख देते हैं और उन पे फिर हमको चर्चा भी नहीं करनी है, ठीक है। जो ऑलरेडी एडमिटेड फैक्ट है उन पे चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा कौन सा सेक्शन कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का? सेक्शन 58 कहता है कि जो विवाद का विषय नहीं एडमिटेड उस पर डिस्कस ही नहीं करना, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आप लिख सकते हैं सेक्शन 58 को। आपको एक चीज बताऊं, जजमेंट लिखते समय ना आप जितना ज्यादा लॉ अप्लाई करेंगे एप्रिसिएशन में, जितना ज्यादा लॉ अप्लाई करेंगे ना, कोई भी एक फैक्ट आप लिख रहे हैं, आप जैसे डिस्कस कर रहे हैं भाई एक ही समव्यवहार का ये भाग था इसलिए हम इसको सुसंगत मान रहे हैं, तुरंत सेक्शन 6 डाल दो, ठीक है। आप जो है किसी भी आप जैसे कॉज ऑफ सेक्शन 7 में जो है आपका प्रसंग हेतु परिणाम, ठीक है, कॉज कैसे बना, लड़ाई का कारण क्या बना, ठीक है, सेक्शन 7 डाल दो। जहां से भी रिलेट कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ जब आप बता रहे हैं 101 102 बता दो कि 1 में डालना है कि 2 में डालना है, क्योंकि 1 में फिक्स रहता है और 2 में जो किसी भी ओर से यदि कोई साक्ष्य ना दिया जाएगा तो असफल हो जाएगा, उस पर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और 1 में किस पे होता है? ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ में होता यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि सिविल और क्रिमिनल में दोनों में अलग अलग नेचर का होता है। सिविल में क्या ऐसा होता है, सिविल में मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर आपको अपना मामला सिद्ध करना होता है, ये सिविल में। लेकिन वहीं यदि आप क्रिमिनल में जाते हैं तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है केस प्रूव करना पड़ता है, मतलब संदेह से परे, मतलब किंचित मात्र यदि संदेह रह जाता है तो अभियुक्त को सजा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारी विधि किस सिद्धांत पे काम करती है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसी सिद्धांत पे काम करती है ना, इसलिए क्रिमिनल में ये लॉ बनाया गया। अच्छा, सिविल में क्यों है? सिविल में ऐसा क्यों है, संभाव्यता के आधार पर क्यों कर देते हैं कि किसी व्यक्ति की संपत्ति विवाद का विषय हो सकती है लेकिन किसी व्यक्ति का शरीर, बॉडी यहाँ पे विवाद का विषय नहीं होती है, लेकिन वहां किसी व्यक्ति का शरीर, रेपुटेशन, ख्याति वो विवाद का विषय होती है, तो वो डैमेज हो जाएगी तो वो कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली हो जाएगी। वायदा वे मान लेते हैं लोअर कोर्ट ने, सिविल कोर्ट लोअर जो जुडिक्शन जो है, लोअर कोर्ट वाले जुडिक्शन ने क्या किया, जजमेंट वायदा वे गलत दे दिया तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी जो दूसरे के पास चलेगी, अपील में जाएंगे रिवर्ट हो जाएगी। लेकिन आपने किसी को सजा दे दी, 3 साल जेल में रख दिया, वो 3 साल आप उसको वापस नहीं कर सकते, इसलिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्रिमिनल में साबित करना पड़ता है। अब हम वापस आ जाते हैं वाद प्रश्न के निर्माण पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाद का निर्माण कैसे होता है, एक पक्षकार व्याख्यात करेगा, अब लॉ की लैंग्वेज में बात करेंगे, एक पक्षकार विधि या तथ्य की प्रतिपादनाओं को व्याख्यात करेगा और दूसरा पक्षकार उसे प्रत्याख्यात करेगा। इंग्लिश में कहे तो एक असर्ट करेगा, दूसरा डिनाई करेगा। अब ये बात लिखी कहां है? ये बात लिखी है ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी, ठीक है। आज ही घर जाके ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी को, ये लॉ जो बोलता जा रहा हूं ना, लिखते चलना, ठीक है। ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी को आपको आज ही जाके पढ़ लेना है, आज ही जाके पढ़ना। 14 का एक यही कहता है, ठीक है, कि ऑर्डर 14 सीपीसी लिख लिया कि एक पक्षकार जब किसी बात को प्रख्यात करता है और दूसरा प्रत्याख्यात करता है तब विवाद पैदा होता है, ठीक है। एक कहेगा और दूसरा मना करेगा। प्रख्यात करता है, ये बात लिखी हुई है सीपीसी में, लिखी है, आप देख लेना। और दूसरा प्रत्याख्यात मतलब डिनाई करता है। अदर्ट, अजर्ट, ASSERT, अजर्ट, अदर्शन भी बोलते, अदर्शन बोल सकते हो। ए अजर्ट करता है, बी डिनाई करता है, DNY, प्रत्याख्यान यानी कि डिनाई करता है, ठीक है। अब बात आएगी कि हम जब वाद प्रश्न विरचित कर रहे हैं तो कौन सी सामग्री हमको देखना चाहिए, कहां से हम विरचित करेंगे। तो ये आपका ऑर्डर 14 का रूल 3 बताता है। ऑर्डर 14 का रूल 3 क्या बताता है, लिख लो। ऑर्डर 14 रूल 3 क्या बताता है, आपको वो सामग्री बताता है, वो विषय वस्तु बताता है जिसका उपयोग करके आप जो है विवादों की विरचना करेंगे। उसमें क्या क्या शामिल होता है, जिसने सीपीसी पढ़ी है बताओ। सर कुछ बच्चे होल्ड पर हैं, अभी हो गए ना ज्वाइन? ठीक है, ठीक है, अभी हो गए, हो गया, हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या क्या सामग्री होती है,
इसमें जो सामग्री होती है, सबसे पहले आप जो देखते हो, क्या देखते हो? अभिवचन। क्या देखोगे? अभिवचन, प्लीडिंग, के वादों का विरचना होती है, विरचना, विरचना होती है। फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, द कंटेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इश्यूज as provided under ऑर्डर 14 रूल। ठीक है, क्या क्या बता रहा था? प्लीडिंग। अब प्लीडिंग जानते हैं आप लोग क्या होती है? ऑर्डर 6 रूल। प्लीडिंग में वाद पत्र और जवाब दावा दोनों शामिल होता है। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा? प्लीडिंग देखेगा, ठीक है। उसके बाद में यदि पक्षकारों की तरफ से या पक्षकारों की ओर से उनके एडवोकेट ने अगर कोई एफिडेविट दिए हैं, शपथ पत्र दिए हैं, वो भी देख लेगा, ठीक है। स्वीकृतियां यदि कुछ है, ठीक है। धारा ऑर्डर 10 रूल 2, ऑर्डर 10 रूल 2 लिख लो। ऑर्डर 10 रूल 2 में क्या करता है? मौखिक परीक्षा करता है पक्षकारों की, उस पर भी विचार करेगा। ये चीज इसमें 14 के 3 में नहीं लिखी है, लेकिन कोर्ट उस पर भी विचार करता है। दोनों आता है, वाद पत्र भी आता है और जवाब दावा भी आता है। ठीक है, लिख लिया। प्लीडर, उसके प्लीडिंग हो गई उसकी, ठीक है। शपथ पत्र जो दिया, ठीक है। परिप्रश्न, परिप्रश्न जानते हो क्या होता है? इंटेरोगेटरीज होती हैं आपका ऑर्डर 11, यदि आपने पढ़ा हो सीपीसी, ऑर्डर 11 सीपीसी। कुछ परिप्रश्न, पक्षकार जो है न्यायालय के माध्यम से कुछ परिप्रश्न कर सकते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ दस्तावेज बुलवाना चाहता है, वो बुलवा सकता है। तो परिप्रश्नों में जो उत्तर आए हैं उन पर विचार करता है, और जो डॉक्यूमेंट इसके अलावा फाइल किए हैं उन पर विचार करता है। अच्छा, ये तो हो गई कब की बात? जब आप बन जाओगे जज, तब इन चीजों पे ऑर्डर 14 रूल 3 में जो मेंशन है उस पर आपको विचार करना है। लेकिन अभी आप क्या है? जुडिशियरी एस्पिरेंट्स है। अभी आपके सामने ये सब कुछ नहीं आएगा। आपको पेपर में ना तो शपथ पत्र मिलेगा, ना परिप्रश्नों में क्या है कुछ मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्लीडिंग। क्या मिलेगा? प्लीडिंग मिलेगा, वाद पत्र और जवाब दावा, उसी में से आपको प्रॉब्लम निकालनी है। थॉरोली रीडिंग कर लो, है ना, एक बार देख लो प्लेंटिफ का क्या कहना है, और फटाफट से करना पड़ेगा ये काम आपको। मैं कहता हूं 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज्यादा मत देना। 5 मिनट से ज्यादा, 5-7 मिनट से ज्यादा रीडिंग में अपनी रीडिंग हैबिट आपको अभी बढ़ा के जानी पड़ेगी। पता चले 15 मिनट समझने में लगा रहे हैं कहना क्या चाह रहा है ना। फिर आपका टाइम वहां पे फिर जो सेव नहीं होगा ना, वो आपको लास्ट में फिर जजमेंट आपको शॉर्ट करना पड़ेगा या छूट जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, या फिर डिटेंड में लिखोगे तो लास्ट का पैरा छूट जाएगा। और ऑपरेटिव पार्ट यदि आप छोड़ के आ गए तो ये मान के चलो आपका 50% जजमेंट बेकार हो गया, क्योंकि फाइंडिंग तो दे ही नहीं पाए ना आप। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि छूट ना जाए। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद में वाद प्रश्न होते कितने प्रकार के हैं? सही है, हाँ। वाद प्रश्न होते कितने प्रकार के हैं? तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है। विधि के भी होते हैं और, ठीक है, विधि के और तथ्य के। तथ्य के क्या होंगे? ए कहता है इस भूमि पर मेरा कब्जा था, बी कहता है नहीं मेरा कब्जा था। ये विधि का है कि तथ्य का है? तथ्य का। ए कहता है कोर्ट को जुरिडिक्शन है, बी कहता है कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है, ये किसका है? विधि का। ए कहता है सूट जो है रेजुडिकेटा से बाढ़ है, प्रांग न्याय से वादित है, बी मना करता है, विधि का है कि तथ्य का? ए कहता है कि सूट जो है समयावधि से वर्जित है, विधि का है ना। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, कुछ जो है वाद प्रश्न कैसे होते हैं? प्रारंभिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रारंभिक वाद प्रश्न होते हैं। प्रारंभिक में वो आते हैं जो आपको पहले डिसाइड करने पड़ते हैं, जो आपको पहले डिसाइड करने पड़ते हैं। इसमें सामान्यतः वो वाद होते हैं जो कि विधि के होते हैं, इनको आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। विधि के प्रश्न, ठीक है। विधि के प्रश्न, टाइम बार्ड है कि नहीं, जुरिडिक्शन है कि नहीं, ठीक है, न्याय शुल्क पर्याप्त अदा किया है कि नहीं,
ये सारी चीजें होती है, ये पहले डिसाइड करने पड़ते हैं। अब एक बात बताइए, ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वाद प्रश्न बनाया था कि वादी का वाद समयावधि में है या नहीं, और आपने वो डिसाइड कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा 4 वाद प्रश्न और बनाए थे, तो अब आप क्या करोगे उन 4 को? क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया कि सूट इज टाइम बार्ड, आपने पहले में डिसाइड कर लिया, तो बाकी के रिमेनिंग जो 4 हैं उनको डिसाइड करेंगे, या सिर्फ उसी एक वाद प्रश्न पर फाइंडिंग दे देंगे कि चूंकि वाद जो है समयावधि के भीतर नहीं है इसलिए इसको खारिज किया जाता है, ऐसा करेंगे? या पूरा डिसीजन देंगे चारों पे? ऐसा नहीं करना है, पूरा जजमेंट देंगे, सब पे फाइंडिंग देंगे। और प्रैक्टिकल में भी होता है, और यहां भी करना है, ठीक है। क्या करना है? पूरा देंगे, पूरा जजमेंट देंगे, और फिर हो सकता है कि वो चारों के चारों वादी के फेवर में आए हों, तब भी इस एक के आधार पर फाइंडिंग क्या होगी? यद्यपि वादी अपने तथ्यों को प्रमाणित करने में साबित रहा है, तथापि चूंकि वादी का वाद समयावधि के अंतर्गत नहीं है, अतः वादी का वाद निम्नानुसार खारिज किया जाता है, ठीक है। डिसीजन सब पे देना पड़ेगा। आया समझ? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब जो वाद प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के जो सूट होते हैं, सामान्यतः अगर मैं कहूं, साइलेंट कर लो भाई इसको, विनिर्दिष्ट पालन का होता है एक, ठीक है। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, इसका संविदा का विनिर्दिष्ट पालन। इसके बाद आपका जो एक होता है प्रोमिसरी नोट का होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका हो सकता है स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा। स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का भी एक वाद होता है। नहीं, ये सूट कितने टाइप के होते हैं वो बता रहा हूं, जो जनरली आपके पास आएंगे प्रॉब्लम में, है ना। हाँ, स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा सिविल सूट है, ये सारे सिविल सूट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कब्जा वापसी का हो सकता है, खाली क्या का हो सकता है? कब्जा दिलाया जाए, सेक्शन 6 में आ सकता है, सेक्शन 6 ऑफ एसआरए में भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? बंधक मोचन का भी हो सकता है, ठीक है। विवाह विच्छेद का भी हो सकता है ना, छत्तीसगढ़ में एक बार पूछा जा चुका है विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, ये सिविल सूट है सारे, है ना। कौन सा हो सकता है? विवाह विच्छेद भी हो सकता है। कौन सी धारा में लगता है विवाह विच्छेद? पढ़ रहे हो ना आप तो अभी हिंदू लॉ 13, और म्यूचुअल कंसेंट से 13B में, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं, जनरली इसी में आते हैं, और जनरली इसमें जो 3-4 टाइप के बताए शुरुआत में, हाँ इसके अलावा एक वो होता है, एक निष्कासनवाद, एविक्शन सूट। निष्कासनवाद, एविक्शन सूट, ये होता है आपका, ये आपका आता है रेंट कंट्रोल में, ठीक है। ये आपका रेंट कंट्रोल अप्लाई करके आता है, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो वहां से एक ही आता ही आता है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, ये उसके लिए। हाँ, सेक्शन 6 वाला भी आ सकता है ना इसमें, वो भी आ सकता है। और ये जो है ना निष्कासनवाद, ये जो आएगा इस लॉ के अधीन आएगा। रेंट कंट्रोल जो भी स्टेट का है, जैसे एमपी में जाओगे तो एमपी वाला रेंट कंट्रोल, राजस्थान में राजस्थान का, उस हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये जनरली कुछ वाद हैं जो आपके पास आते हैं। सामान्यतः इसमें से जो मैंने लिखा दिए, जो भी पॉसिबल थे, सामान्यतः आपको डील करना है तो जनरली पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, प्रोमिसरी नोट
और आपका निष्कासनवाद, ये चार सामान्यतः सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए संविदा के अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे क्या लिखा रहा हूँ, जो कुछ सूट हैं जो मतलब पोरेबल हैं, जो जनरली आ सकते हैं, है ना, ठीक है, आ सकते हैं, तो उसमें जो कुछ फिक्स होते हैं वाद प्रश्न, वो लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए संविदा के विनिर्देश पालन। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल लेना वाद प्रश्न। ठीक है, वाद प्रश्न सबसे पहले, उसके बाद हेडिंग डालना ताकि विनिर्दिष्ट पालन का वाद। ठीक है, इसमें जो बनाए जा सकते हैं, जो लगभग होते हैं, वो होते हैं, लिखिए फिक्स वाले, फिक्स वाले। यहाँ बाकी समझे नहीं आप, फिक्स वाली तो लिखाए जा सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम में बताऊंगा मैं, है ना, अलग अलग प्रॉब्लम में। लिखिए क्या प्रतिवादी, पहला नंबर एक डाल के लिखिए, क्या प्रतिवादी, स्लैश लगा के लिखना प्रतिवादी गण, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होंगे तो प्रतिवादी गण लिखेंगे। क्या प्रतिवादी डैश प्रतिवादी गण ने दिनांक, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, को, दिनांक के लिए जगह छोड़ दी, यस हाँ, दिनांक को वादी स्लैश वादीगण से वादग्रस्त संपत्ति, वादग्रस्त संपत्ति ब्रैकेट में लिख लो संपत्ति का विवरण, संपत्ति का विवरण। ठीक है, यहाँ पे संपत्ति का विवरण दोगे, है ना, मतलब उसका एड्रेस कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हाँ जैसा भी है, अगर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपको वो नंबर वंबर देने पड़ेंगे, सर्वे नंबर वगैरह, और शहर की है तो उसमें नंबर वगैरह दे दो, मकान नंबर इतना, इस ये कॉलोनी, ये शहर, ये। ठीक है, देख लिया। वादग्रस्त संपत्ति रुपए, रुपए, फिर डैश लगा के जगह छोड़ दो, रुपए के लिए कितनी भी अमाउंट हो सकती है। हाँ, संपत्ति का मूल्य लिखना है इसमें, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो संपत्ति का मूल्य। ठीक है, मैं विक्रय करने का अनुबंध किया, या विक्रय ऐसे करना, विक्रय विक्रय करने का अनुबंध कर, विक्रय करने का अनुबंध कर अनुबंध पत्र, अनुबंध पत्र निष्पादित किया, दूसरा क्या प्रतिवादी, दूसरा क्या प्रतिवादी स्लैश प्रतिवादी गण, स्लैश लगा के प्रतिवादी गण ने उक्त अनुबंध अनुसार, उक्त अनुबंध अनुसार वादी के पक्ष में विक्रय पत्र, वादी के पक्ष में विक्रय पत्र अवैधानिक रूप से इनकार किया, इनकार किया, तीसरा क्या वादी अनुबंध पालन के लिए, क्या वादी अनुबंध पालन के लिए सदा तैयार, सदा तैयार
और रजामंद रहा है, सदा तैयार और रजामंद रहा है। अच्छा, ये रहा है क्यों लिखते हैं? लिमिटेशन एक SRA पढ़ के आए हो आप, 16C। रहा है मतलब था और अभी भी है, रहा है, कंटिन्यूअसली बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें ये समझो कि ये दूसरा वाला है ना, नेसेसरी नहीं है। आपको लगता है मेरे पास सफिशिएंट समय है, थोड़ा और अच्छा दिखाना चाहता हूँ, बना दो, बना दोगे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं बनाओगे एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब पहला वाला किन केस में, पहला वाला जो है ना, पहला वाला पढ़ो। पहला वाला क्या कह रहा है कि अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ, ठीक है, ये कह रहा है ना। अब मान के चलो किसी पर्टिकुलर केस में प्रतिवादी ने इस चीज से तो इनकार ही नहीं किया, अनुबंध पत्र से, वो कह रहा है कि हाँ हुआ था अनुबंध पत्र निष्पादित, नहीं है मेरे पास अभी व्यवस्था पैसे की, तो तब भी ये बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि स्वीकृत में आ गया। ये कब बनाएंगे? जब डिफेंडेंट ये कहता है भाई मैंने कोई ऐसा एग्जीक्यूट ही नहीं किया, भाई मैंने कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया ऐसा, तब ये बनाएंगे। फिर विवाद का विषय क्या रह जाएगा? तीसरा वाला जो है ना, तीसरा वाला जब भी संविदा के विनिष्ठ पालन का वाद आएगा, तीसरा वाला हर कंडीशन में बनेगा, बाकी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तीसरा वाला बनेगा ही बनेगा। 16C पर ही डिपेंड करता है, यही बताना पड़ेगा कि तैयार रजामंद है या मतलब था और रहा है, अभी भी है, ठीक है। क्या समझ आया? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? पहला वाला, अगर अनुबंध पे कोई डिस्प्यूट नहीं है तो वो मत बनाओ, ठीक है। अब दूसरी बात, ऐसा डिस्प्यूट नहीं था, हमें ऐसा लग रहा है कि एक दो ही वाद प्रश्न रहेंगे, समय हमारे पास सफिशिएंट है, तब बना दे पहला वाला, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? गलत नहीं होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, समझे आप? गलत नहीं होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो जो रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर हम टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। इसके बाद में सहायता और व्यय फिक्स है, इसके अलावा कोई नई बात वो पर्टिकुलर केस में हो सकती है। हो सकता है वो कहता है कि भाई जी डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हो वो तो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, कैसा है, मतलब फर्जी दस्तावेज है। या अब इसमें ये भी हो सकता है कि मीनवाइल उसने किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बेच दी है, तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या वो थर्ड पर्सन सद्भावी क्रेता है? क्योंकि यदि ये प्रूव हो गया वो सद्भावी क्रेता है, तो इसके राइट को तो प्रोटेक्ट करना ही है कोर्ट को, उस सद्भावी क्रेता के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो यदि ऐसा कोई विवाद, तो कहने का मतलब ये है कि वो आपको धीरे 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 पढ़ के करते करते आने लगेगा कि और कौन कौन से बनाए, लेकिन कुछ वो फिक्स रहते हैं, क्या उत्पीड़न द्वारा हुआ था, हाँ फिर बना सकते हो, फिर बना सकते हो, फिर बना सकते हो, फिर बनाओ, फिर जो उत्पीड़न को प्रूव करना पड़ेगा, हाँ बना सकते हो, फिर सेल डीड, भाई सेल डीड एग्जीक्यूट हुई कि नहीं हुई थी? अनुबंध पत्र हुआ, सेल डीड नहीं, अनुबंध पत्र, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट डीड अलग है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल अलग है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। निष्पादित करने से, विक्रय पत्र निष्पादित करने से मतलब, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब वो मना कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया पहले, अब पैसा नहीं दे रहा, अब मतलब वो मना कर रहा है, वो जो, हाँ ये दूसरा, तैयार है क्या नहीं है। देखो आप ये आप हम भाई अपने एंड पे आप रेडी हो के नहीं, वादी को दिखाना पड़ेगा, वादी को दिखाना पड़ेगा, सर 20 लाख रुपए की बात हुई थी, 5 लाख रुपए एडवांस दे चुका हूँ, 15 लाख रुपए ये देखो मेरे अकाउंट में, 15 लाख देने हैं ना, मेरे अकाउंट में अभी 25 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। और कैसे दिखाएगा? सर इसने बोला था कि 5 तारीख को रजिस्टर ऑफिस में मिलना, मैं विक्रय पत्र निष्पादित कर दूंगा, सर देखो मैं 5 तारीख को गया था, वहां के रजिस्टर में मेरे साइन देख लो। फिर उसने बोला कि 20 तारीख को आ जाना, मैं 20 को भी गया था, मैंने सर लीगल नोटिस दिया था, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये सारी वो क्रम है जो ये बताएंगे कि मैं तो अपने पॉइंट पे रेडी था, सामने वाला नहीं था, ठीक है, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। 16C में जैसा कि आपको पता है 2018 अमेंडमेंट हो गया है, पहले आपको इसको प्लीड भी करना होता था और प्रूव भी करना होता था, अब चेंज आ गया, अब आप प्लीड करो या मत करो लेकिन प्रूव करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चेंज हुआ 2018 में। ठीक है, अब लिखिए वचन पत्र के आधार पर बात। दूसरा वचन पत्र, ब्रैकेट में लिख लेना प्रोमिसरी नोट, ये लोग है। अच्छा वो, हाँ लिखिए वचन पत्र के आधार पर जो वाद आता है ना, प्रोमिसरी नोट के आधार पर, और शॉर्ट में उसको प्रोनोट भी बोलते हैं, वो भी लिख लो प्रोनोट। प्रोमिसरी नोट को शॉर्ट में बोलते हैं प्रोनोट, वो भी लिख लेना। ठीक है, अब प्रोनोट के आधार पे या प्रोमिसरी नोट के आधार पे जब वाद आएगा तो आपको उसमें कौन कौन से जो है बनाने पड़ेंगे वाद प्रश्न। लिखिए, क्या प्रतिवादी ने, अब वो स्लैश बार बार नहीं लिखाऊंगा, आप समझ गए हैं ना, एक से ज्यादा प्रतिवादी होगा तो प्रतिवादी गण हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रतिवादी ने वादी से क्या प्रतिवादी ने वादी से 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया उधार लेकर, इसमें नकद उधार लिखाने वाला था तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, उसको छोड़ो अभी। उधार लेकर वादी के पक्ष में, हाँ? नहीं नहीं, एक वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 लाख रुपया उधार लेकर वादी के पक्ष में, लिखिए काटना नहीं है, लिखिए वादी के पक्ष में वादाधार, क्या, वादाधार, वादाधार यानी वाद का आधार। ठीक है, वादाधार वचन पत्र, या ब्रैकेट में लिख लेना प्रोमिसरी नोट, निष्पादित किया, निष्पादित किया। दूसरा, क्या प्रतिवादी ने उक्त राशि पर, क्या प्रतिवादी ने उक्त राशि पर 1% प्रतिमाह की दर से, हाँ, 1% प्रतिमाह की दर से ब्याज देने का करार किया। अब देखो ये क्या है, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, अब इन दोनों का आप एक भी बना सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है बहुत कम समय बचा है, मुझे एक ही बनाना है। ठीक है, अब इन दोनों का एक ही बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अथवा में लिख लो, दोनों का एक जब बनाओगे तो कैसे लिखो, अथवा में लिख लो। देखिए, क्या प्रतिवादी ने वादी से 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया 1% 1 लाख रुपया 1% प्रतिमाह की दर से, 1 लाख रुपया 1% प्रतिमाह ब्याज, प्रतिमाह ब्याज की दर पर, की दर पर उधार लेकर, की दर पर उधार लेकर वादी के पक्ष में वादाधार, वादी के पक्ष में वादाधार वचन पत्र निष्पादित किया। ठीक है, आप दोनों भी बना सकते हो, आप एक भी बना सकते हो अपने हिसाब। हाँ, अब लिखिए, स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा, स्वत्व घोषणा
व स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में क्या होता है? एसआरए पढ़ा था आपने? नहीं पढ़े, इसलिए आप पूछ रहे हो, इसलिए आपको समझ नहीं आया। हाँ हाँ, 34 ऑफ एसआर है, ठीक है। हाँ बता देता हूँ, देखिए क्या होता है कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके पास ओनरशिप है, आपके पास सोर्स ऑफ टाइटल है, ठीक है। अब मेरा कहना ये है कि आप उसके स्वामी नहीं है, ठीक है। मेरा कहना ये है कि आप उसके स्वामी नहीं हैं। तो आप कोर्ट में चले जाएंगे अंडर सेक्शन 34 ऑफ एसआरए कि सर ये घोषित किया जाए कि मैं इसका आप ऑलरेडी स्वामी हैं। जो 34 है ना, किन्हीं नए अधिकारों का निर्माण नहीं करती, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं अधिकार उनको डिक्लेयर करती है, घोषित करती है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, कोर्ट एक डिक्री दे देगी कि हाँ भाई आप स्वामी हैं, बशर्ते आप कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि आपके पास ऐसा कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप अपने आप को स्वामी बता रहे हैं, ठीक है। तो कल अगर मैं फिर आपके पास आता हूं कि भाई आप स्वामी नहीं हो, तो आप मुझे कोर्ट की डिक्री दिखा सकते हैं कि भाई मैं देखो कोर्ट ने डिक्लेयर किया है स्वामी है। और ये राइट सिर्फ पक्षकारों के विरुद्ध होती हैं, ये व्यक्ति लक्षी होते हैं, ये लोक लक्षी नहीं होते हैं। ये कहने का मतलब समझे? कल अगर सी नाम का व्यक्ति आपके पास फिर से आया, उसने कहा कि भैया आप स्वामी नहीं हो, तो मेरी वाली डिक्री इनको नहीं दिखा पाओगे, आपको फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये 34 35 एसआरए स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधक जो जनरली साथ में ही आते हैं। तो फिर से सुलटना पड़ेगा कोर्ट की डिक्री से, कोर्ट में जाना स्वत्व घोषणा, ठीक है। चलिए अब लिखिए, क्या वादी, नंबर 1 डाल के, क्या वादी क्या वादी विक्रय पत्र दिनांक, क्या वादी विक्रय पत्र दिनांक, दिनांक के लिए थोड़ा डैश करके जगह छोड़ देना, फिर लिखना स्लैश, फिर स्लैश लगाना, फिर लिखना दान पत्र, क्या वादी विक्रय पत्र दिनांक, दिनांक के लिए एक समय थोड़ा सा जगह छोड़ देना, फिर स्लैश लगा के लिखना दान पत्र, दान पत्र दिनांक, दिनांक के लिए जगह छोड़ो, फिर स्लैश बिल दिनांक, वसीयत, बिल दिनांक, फिर डेट छोड़ देना, डेट के लिए जगह छोड़ देना, के आधार पर, के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति, वादग्रस्त संपत्ति, ब्रैकेट में लिखिए संपत्ति का विवरण, वादग्रस्त संपत्ति, ब्रैकेट में लिखिए संपत्ति का विवरण का स्वामी है। देखो जैसे 4 वाद प्रश्न बनाए आपने किसी मामले में, ठीक है, तो जो वादग्रस्त संपत्ति का विवरण है ना, सिर्फ पहले वाले में देना है। फिर क्या लिखोगे, उक्त वादग्रस्त संपत्ति, है ना। और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो, जजेस लोग ऐसा करते हैं, आप भी कर सकते हो, जहां पे विवरण दे रहे हो ना संपत्ति का, ये मकान नंबर, ये ब्रैकेट में लिख दो पहले वाले में क्या, कि निर्णय के अग्रभाग में उस संपत्ति को वादग्रस्त संपत्ति के नाम से एक वर्ड क्या हो, मतलब डिस्कस किया जाएगा, मतलब चर्चा की जाएगी उस नाम से, किसके नाम से, वादग्रस्त। ये लिख, एक बार लिख दोगे ना, अब आपकी टेंशन खत्म, आपको सिर्फ वादग्रस्त लिखना है आगे, ठीक है। लिख लिया? अब लिखिए, क्या वादी, क्या वादी उक्त वादग्रस्त संपत्ति, क्या वादी उक्त वादग्रस्त संपत्ति का कब्जाधारी है, कब्जाधारी है। अगला, क्या प्रतिवादी, हाँ लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल लगाना ही है ना।
लिखिए, क्या प्रतिवादी के द्वारा, क्या प्रतिवादी के द्वारा वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में, शांतिपूर्ण आधिपत्य में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है, या इसी में आ गए, या हस्तक्षेप करने की धमकी दी जा रही है। ठीक है, अब जैसा भी प्रॉब्लम में होगा वैसा आप लिख लोगे। वो कह रहा है भाई हस्तक्षेप ही कर रहा है तो सिर्फ इतना लिखना, अगर हस्तक्षेप में धमकी दे रहा है तो जाके कहता है कि भाई मैं खाली करवा दूंगा। ठीक है, धमकी दे रहा है। ठीक है, अब अगला, क्या वादी स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना स्थान नियंत्रण वाला, एविक्शन सूट वाला, ये हर स्टेट का अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसमें ना कई सारे ग्राउंड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एमपी की बात करूं तो वहाँ पे 16 ग्राउंड है। ठीक है, धारा 12 1 में 16 ग्राउंड है, और 16 में से किसी भी ग्राउंड पर आप उसको एविक्ट करवा सकते हो और किसी भी ग्राउंड पे सुटा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ दो ग्राउंड होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो सामान्यतः मैंने जहां तक देखा सभी स्टेट में कॉमन होते हैं। 2-3 ग्राउंड तो कॉमन होते ही होते हैं, बाकी ऊपर नीचे हो जाते हैं। कौन कौन से? एक ये कि किराया नहीं देता है। ठीक है, अब किराए का अलग अलग रहता है। जैसे कई स्टेट में ऐसा होता है कि वो एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि यदि 2 महीने तक किराया नहीं देता ड्यू होने के, तब ग्राउंड क्रिएट होगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। कई जगह वहां पे 3 महीने भी लिखा है, तो वो स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। और एक जो ग्राउंड होता है वो सामान्यतः कॉमन ही होता है कि भाई हमको अपने मकान की आवश्यकता या दुकान की आवश्यकता। ठीक है, मतलब रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दो ग्राउंड होते हैं। तो या तो रहने के लिए या दुकान के लिए, तो भाई खुद का व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर आएगा तो कौन कौन से बनेंगे, संभावित लिखवा रहा हूं मैं, स्टेट के हिसाब से डिफर करेगा। ठीक है, लिखिए, निष्कासनवाद, निष्कासनवाद, निष्कासनवाद में कौन कौन से संभावित वाद प्रश्न हो सकते हैं? नंबर 1 लिखिए, क्या प्रतिवादी ने, क्या प्रतिवादी, ब्रैकेट में लिख देना किराएदार, क्या प्रतिवादी, ब्रैकेट में लिख देना किराएदार ने सर 4 पॉइंट नहीं लिखना, कौन सा 4 पॉइंट? अधिकारी है। हाँ, ये देखो, ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये आप लिख दोगे तो थोड़ा जजमेंट अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो गलत नहीं है ना। ये हर एक में रहता है। जैसे विनिर्देश संतोष वाला था ना, उसमें भी आप ये वाला बना सकते हो। उसमें लिखवाया था क्या मैंने? नहीं लिखवाया शायद। हाँ, एक ही बना सकते हो। उसमें क्या बना सकते हो, मतलब जो रिलीफ है उसके लिए एक अलग से आप बना सकते हो, बना दोगे थोड़ा, क्योंकि देखो क्या है, जज नहीं बनाएगा। मैंने बताया ना कि लिस्ट में नाम आते ही क्या लग जाता है, नाम के आगे क्या लग जाता है? विद्वान। कोई शक नहीं करेगा। लेकिन आपको अभी विद्वान लगा नहीं है, तो आपको अपनी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा दिखानी है। सामने वाले को हाँ, इसको पता है कि ये भी बना सकते हैं, तो दिखा दो, क्या इशू है? अगर टाइम है तो, और टाइम कम है तो फिर प्रायोरिटी क्या होगी? कंप्लीशन। ठीक है, तो जजमेंट से क्या मतलब, वो तो जज के आगे लग जाता है ना। हाँ, चलो, क्या लिखा आपने? क्या प्रतिवादी ने, आगे कुछ लिखा है ब्रैकेट में, किराएदार है ना, ने मांग सूचना पत्र की तामीली के
मांग सूचना पत्र की तामीली के कौन सा वाला रिपीट करूं भाई? चौथा वाला पॉइंट, क्या वादी स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, ये बोला था रचना रानी जी। हाँ, हाँ यही नाम है, ये बोला था। ठीक है, तो लिखिए, क्या प्रतिवादी ने मांग सूचना पत्र की तामीली के, अब माह के लिए समय छोड़ देना, के भीतर, क्योंकि कई जगह 2 माह है, कई जगह 3 माह है, और कई जगह नोटिस का प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोड़िए के, जैसे 2 3 उसके लिए माह के भीतर के डैश लगा के फिर लिखो माह के भीतर वैध रूप से वसूली योग्य, वैध रूप से वसूली योग्य, वैध रूप से वसूली योग्य अवशेष किराया वादी को, वादी या ब्रैकेट में लिख लेना मकान मालिक, वादी ब्रैकेट में, हाँ अवशेष, हाँ हाँ बचाओ, अवशेष किराया वादी ब्रैकेट में मकान मालिक को संदत्त या निविदत्त नहीं किया है, संदत्त या निविदत्त नहीं किया है। एक पेमेंट होता है, दूसरा टेंडर होता है। ठीक है, संदत्त मतलब पेमेंट कर दिया, और निविदत्त मतलब टेंडर किया। नहीं किया है, संदत्त या निविदत्त, निविदत्त मतलब टेंडर करना। ठीक है, अब दूसरा, कुछ कुछ लिखा रहा हूं, 3 4 संभावित। ठीक है, क्या प्रतिवादी ने वादग्रस्त संपत्ति, क्या प्रतिवादी ने वादग्रस्त संपत्ति या उसके, वादग्रस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को, क्या प्रतिवादी ने वादग्रस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उप किराए पर दे दिया है, या उप किराए पर दे दिया है, या अन्यथा उसका आधिपत्य छोड़ दिया है, अन्यथा उसका आधिपत्य छोड़ दिया है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, प्रोविजन रहते हैं रेंट कंट्रोल लॉज में कि आप बिना परमिशन के उसको सबलेट नहीं कर सकते, किसी और को किराए पे नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया, ये भी ग्राउंड बन जाए। हाँ आगे लिखिए अगला, क्या वादी को, ये इश्यूज आपको ना लॉन्ग लास्टिंग काम आएंगे, संभाल के रखना, ये संभाल के रखना, लंबे समय तक काम आएंगे ये। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये मैं लिखवा रहा हूँ, हमेशा काम आएंगे, मतलब ये ऑल टाइम काम आने वाले हैं। देखिए, क्या वादी को वादग्रस्त, क्या वादी को वादग्रस्त भवन या स्थान, वादग्रस्त स्थान लिखो, वादग्रस्त स्थान, क्या वादी को वादग्रस्त स्थान की अपने स्वयं, अपने स्वयं, अपने स्वयं या अपने कुटुंब के, अपने स्वयं या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के, कुटुंब के किसी सदस्य के निवास के लिए, निवास के लिए वास्तविक और सद्भावनापूर्ण, वास्तविक और सद्भावनापूर्ण आवश्यकता है, आवश्यकता है। अब इसके आगे लिखना है यदि हाँ तो, इसी के आगे यदि हाँ तो डैश लगा के, ये दोनों ना, ये दो दो का मतलब इनका ना एक कॉम्बो चलता है। ये जब भी बनाओगे ना तो ऐसे ही होना, पहला एक बना के क्वेश्चन मार्क लगा के फिर लिखोगे यदि हाँ तो, फिर यहाँ से टेस्ट, फिर अगला। तो इनको कोशिश ये जैसे मान के चलो 2 नंबर है ये, ठीक है, कोशिश करो कोई ऐसे कर दो, समझ में आएगा आपस में कनेक्टेड है ना। यदि हाँ तो आगे लिखिए, संबंधित शहर या, संबंधित शहर या कस्बे में
संबंधित शहर या कस्बे में वादी के पास, संबंधित शहर या कस्बे में वादी के पास उक्त प्रयोजन के लिए युक्ति युक्त रूप से, युक्ति युक्त रूप से उपयुक्त, युक्ति युक्त रूप से उपयुक्त दिख रहा हूं क्या इसमें? हाथ युक्ति रूप से उपयुक्त अन्य रिक्त निवास स्थान, अन्य रिक्त निवास स्थान उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अगला, क्या वादी को वादग्रस्त स्थान की, क्या वादी को वादग्रस्त स्थान की अपने स्वयं के, अपने स्वयं के या अपने वयस्क पुत्र, या अपने वयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री, वयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री के कारोबार को, के कारोबार को चालू रखने, के कारोबार को चालू रखने या प्रारंभ करने के लिए चालू रखने या प्रारंभ करने के लिए वास्तविक एवं सद्भावनापूर्ण आवश्यकता है, आवश्यकता है। यदि हाँ तो, उसी के आगे, यदि हाँ तो फिर डैश लगा के नीचे अगला, क्या, डैश लगा के फिर नीचे अगला, हाँ जैसे ही ऊपर बताया था ना ऐसे। यदि हाँ तो क्या संबंधित शहर, क्या संबंधित शहर, क्या, हाँ यदि हाँ तो डैश लगा के फिर अगला पैरा, जैसे मैंने ऊपर ही बताया ना, ऐसे नंबर दे दो, जैसे ये 2 था तो उसको 3, फिर 3 का 1, 3 का 2, ऐसे। यदि हाँ तो क्या, यदि हाँ तो क्या संबंधित शहर, हाँ अगला, यदि हाँ तो, यदि हाँ तो ऊपर लिख लिया आपने, डैश लगा के नीचे से लिखो कि संबंधित शहर संबंधित शहर या कस्बे में वादी के पास उक्त प्रयोजन हेतु, उक्त प्रयोजन हेतु युक्ति युक्त रूप से, उक्त प्रयोजन हेतु युक्ति युक्त रूप से उपयुक्त अन्य रिक्त स्थल, अन्य रिक्त स्थल उपलब्ध नहीं है, अन्य रिक्त स्थल उपलब्ध नहीं है। पढ़ के बताओ, ऐसे तो पता नहीं ना आपने किसको क्या नंबर दिया है, पढ़ के बताओ कौन से। हाँ 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 ये आएगा। हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ एग्जैक्टली, एक कुल मिला के ये है कि वो दोनों दो दो के पैरा बनाए, तो या तो दोनों एक साथ आएंगे या दोनों एक साथ जाएंगे, समझ गए आप, है ना।
तो इसमें क्या होता है, ये क्यों लिखा है कि इसमें क्या साबित करना पड़ता है, जैसे दो लिखा है ना 1 और 2 करके, पहले में आपको वास्तविक और सद्भावी आवश्यकता साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या साबित करना पड़ेगा कि आपको वास्तव में आपकी जो आवश्यकता है ना, सिर्फ इसलिए खाली नहीं करवा रहे हो आप कि आप तो सिर्फ कि भाई इसको खाली करवा के ये 10,000 दे रहा है, इससे कह रहा हूं मैं 6 महीने से भाई 15,000 कर दे, नहीं कर रहा, इसको खाली करवाऊंगा, अगले को 18 में उठाऊंगा। किराया बढ़ाना पर्पज तो नहीं है आपका, आपकी जो रिक्वायरमेंट है जेन्युइन है, ये प्रूव करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरे में क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कोई आप ऑलरेडी करोड़पति इंसान हो, आपके 10 मकान शहर में अवेलेबल हैं। तो पहले तो ये कि दूसरा उपलब्ध है या नहीं, दूसरी चीज जो दूसरा उपलब्ध है वो खाली है कि नहीं, तीसरी चीज जो खाली है उसके लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त है या नहीं। का मतलब समझे भाई, मेरा ऑफिस, मैं तो यहां से रहूंगा, यहां से मेरा ऑफिस पड़ता है 2 किलोमीटर, ठीक है, मेरा मकान यहां से 20 किलोमीटर दूर है, खाली भी है, लेकिन मेरे लिए उपयुक्त होगा क्या, भाई मैं मकान मालिक हूं ना, प्रायोरिटी तो मेरी देखी जाएगी। मैं क्यों जाऊं 20 किलोमीटर से सफर करके जब मेरे पास 2 किलोमीटर पर मकान अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट बोनाफाइड है और आपके पास विकल्प है, लेकिन युक्त युक्त नहीं। ये 2-3 चीजें आपको इन पे प्रूव करनी पड़ती है। आया समझ, क्लियर। आप जो बता रहे हो ना, मैं आपको, वो असल में वो ग्राउंड अलग से है वो। हाँ हो सकता है, देखो इसमें ग्राउंड जो है ना, कंस्ट्रक्शन वाला अलग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वाला अलग से हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने क्या है, ये सिर्फ आपको ये 4 ग्राउंड क्यों लिखवाए, क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा और जिन स्टेटों को मैंने डील किया या मैंने खुद एग्जाम दिए, तो मैंने एक चीज देखी कि ये जो 3-4 ग्राउंड है लगभग कॉमन दिखे सभी में। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लगभग सब में होंगे। तो फिर जिस स्टेट का एग्जाम देने जाओगे उस हिसाब से आपको वहां पर डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बनाना आ गया ना, क्या करना है, बस ग्राउंड उठा के लिखना ही तो है, लैंग्वेज आपको बनाना आ गए, बस बनेंगे इस तरह के बनेंगे कि बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई एविक्शन शूट आएगा तो कैसा बनेगा, और लास्ट का जो सहायता और व्यय तो फिक्स है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शहर और कस्बा ही क्यों, गांव क्यों नहीं, बताइए। गांव इसलिए नहीं कि वो रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, वो गांव पे लागू नहीं होता है, नगर पालिका एरिया जो होता है ना वहां पे लागू होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके कर सकती है लागू, पर जनरली नहीं होते हैं। जो पढ़े मैंने अब तक, वो मैंने किसी को गांव पे लागू होते हुए देख, गांव में पंचायत रहती है ना, वो डील करती है सारी चीजों को। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है।